ये जो यूनिट 8 है आपको वर्ग 6 के एनसीईआरटी के इतिहास का, वो है गांव शहर और व्यापार। क्या है? गांव शहर और व्यापार। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फैक्ट आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले जो है शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आपको लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो आज से 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो आज से 3000 साल पहले का क्या मतलब है? तो अभी आपको 2000 ईस्वी चल रहा है, तो 1000 और आपको पीछे जाना पड़ेगा। यानी 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहा का उपयोग करना भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने सीख लिया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको तांबा, टीन और तांबे और टीन के मिश्र धातु, कांसा, सोना, चांदी, इस सब के बारे में जानकारी थी। इनका वे उपयोग कर रहे थे, लेकिन लोहे के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर लोहे का उपयोग जो है वैदिक युग से शुरू हुआ, क्योंकि 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हुआ था। तो उसके बाद लोहे के उपयोग के बारे में लोगों को जानकारी हुई। तो ये फैक्ट याद रखना है कि आज से 3000 साल पहले लोहा के बारे में, इनका उपयोग करने के बारे में लोगों को जानकारी हुई। और आपको महापाषाण युग जो था, महापाषाण काल क्या है ये हम बताए हुए हैं। जिस काल में आपको कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे और जो मृतक होते थे उनके दैनिक उपयोग की सामग्री भी कब्रों में रखी जाती थी, उसको महापाषाण युग कहा जाता है। तो महापाषाण युग में भी लोहे के औजारों के प्रयोग के साक्ष्य जो है मिले हैं। आगे देखते हैं। देखिए, लोहा का उपयोग करना जब लोग सीख गए तो लोहा से औजार, कुल्हाड़ी, कुदाली, ये सब बनाना जो है आसान हो गया लोगों के लिए। और फिर जो है इसका प्रभाव खेती बाड़ी पर भी बृहत रूप से पड़ा। साथ ही साथ आपको कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के जो साधन है उनका भी क्या हुआ, आपको विकास हुआ। देखिए, आपको इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग जो है रहते थे। एक था आपको बड़ा बड़ा जमींदार, गांव में प्रत्येक गांव में बड़े बड़े जमींदार होते थे। उनके बाद एक आपको
किसान होते थे, छोटा किसान जो जमींदारों के खेत में खेती करने का काम करता था। और गांव में जो तीसरा वर्ग होता था वो आपको क्या होता था, भूमिहीन मजदूर होता था। हाँ रूपा, आज हिस्ट्री की क्लास चल रही है और आज केवल हिस्ट्री ही पढ़ाएंगे। कल जो है केवल मैथ ही पढ़ाएंगे। कल क्लास खुली रहेगी, परसों ईद की छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो कल मैथ स्पेशल पढ़ाएंगे और आज जो है ओनली हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेलल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार, अब भूमिहीन मजदूर को दास केडेसियार और अदिमई कहा जाता था ना। ये आपको याद रखने योग्य तथ्य है कि प्राचीन युग में तमिल जो क्षेत्र था, भारत का दक्षिणी हिस्सा, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, वहां पर जो बड़े गांव में रहने वाले जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उसको बेलल्ला कहा जाता था। ये सब एग्जाम में पॉइंट बना करके पूछता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, बेलल्ला। तमिल क्षेत्र में गांव में जो बड़े बड़े भूस्वामी रहते थे उसको बेलल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था और गांव में जो भूमिहीन मजदूर होते थे उसको दास केडेसियार या अदिमई कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया देश के दक्षिणी हिस्से की बात, तमिलनाडु की बात। देश का जो उत्तरी हिस्सा था जिसमें यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा ये सब आ जाएगा, इस हिस्से में आपको गांव का जो प्रधान व्यक्ति है वह आपको ग्राम भोजक कहलाता था न। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद जो है आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके जो दास और मजदूर होते थे वह क्या करते थे, काम करते थे। तो ग्राम भोजक को भी याद रखना है आप लोगों को न। यानी प्राचीन काल जिस युग की बात हो रही है न, आज से 3,000-2,500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय देश का जो उत्तरी हिस्सा था, यानी हम लोग उत्तरी भारत में रहते हैं, तो इन क्षेत्रों में गांव का जो प्रधान है वह ग्राम भोजक कहलाता था। और ग्राम भोजक का पद जो है वंशानुगत होता था। सामान्यतः गांव के जो सबसे बड़े जमींदार होते थे, भूस्वामी होते थे, वह आपको ग्राम भोजक के पद पर जाते थे। और इस ग्राम भोजक के जो जमीन होती थी उस पर उसके दास और भूमिहीन मजदूर जो है काम करते थे। चूंकि गांव का यह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था ग्राम भोजक, अतः जो राजा होते थे, जिस राज्य मन राज्यों के जो राजा होते थे, वह ग्राम भोजक को अपने गांव में टैक्स वसूलने का भार भी दे देते थे। और ये ग्राम भोजक एक तरह से गांव में जज का भी काम करते थे। कोई झगड़ा फसाद हुआ तो उनका फैसला करने का काम करते थे। और कभी कभी यह गांव के सुरक्षा के लिए आपको
जवानों को भी नियुक्त करते थे, पुलिसिंग का भी काम करते थे। कौन? ग्राम भोजक। गांव में, ग्राम उत्तर भारत के गांव में ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिसे गृहपति कहा जाता था या गृहस्थ कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें आपको दास और कर्मकार जैसे बढ़ई, लोहार, ये सब होते थे। और ये लोग आपको या तो भूस्वामियों के जमीन पर मजदूरी करके या छोटे छोटे उपयोगी कार्यों को करके अपना जीविका चलाते थे। अधिकांश गांव में आपको लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यहां पर एक पॉइंट है आपको। पॉइंट क्या है? प्राचीनतम तमिल रचनाएं। देखिए, तमिल भाषा काफी पुराना इतिहास है इसका। आपको हम पढ़ाएंगे जब भाषा का पेडागोजी, तो उसमें बताएंगे कि भारत में आपको कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है हासिल है। इनमें आपको संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ठीक है, प्राकृत, पाली आदि भाषाओं का नाम आता है। शास्त्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जिनका इतिहास 2000 वर्ष, 1500 से 2000 वर्ष क्या है? पुराना है। तो तमिल भाषा का इतिहास भी बहुत पुराना है। और प्राचीन काल में जो तमिल भाषा में रचनाएं होती थी, उन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं न। प्राचीनतम तमिल भाषा की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इसको संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरै में, तमिलनाडु का एक जगह था मदुरै, वहां पर आपको कवि सबका सम्मेलन होता था और उस सम्मेलन में रचनाओं का संकलन किया जाता था। इसलिए आपको उस समय के जो साहित्य हैं उसको संगम साहित्य कहा जाता है। और इनसे हमको दक्षिण भारत के प्राचीन दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए, प्राचीन इतिहास को जानने का एक स्रोत सिक्का भी है। उस समय प्राचीन काल में जो सिक्के चलाया करते थे शासक सब, वो सिक्के भी साक्ष्य हैं जिनका उपयोग इतिहासकार उस समय के इतिहास को लिखने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि समुद्रगुप्त के समय का जो सिक्का मिला है, उसमें आपको समुद्रगुप्त को सिक्का के पीछे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी रहे होंगे न। तो साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है। तो प्राचीन इतिहास के लेखन का एक उपयोगी साक्ष्य जो है वह क्या है? सिक्का है। यहां पर आपको आहत सिक्के के बारे में जानकारी दी गई है। आहत सिक्के न, ये आहत सिक्के जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है। आहत सिक्के जो है सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोल होता था। आहत सिक्के या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से क्या किया जाता था? बनाया जाता था। इन सिक्कों पर
कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन सिक्कों पर कुछ चिन्ह जो है ठप्पे से बनाए जाते हैं न। तो कुछ लिखा हुआ जो नहीं था और ठप्पा मार करके कुछ चिन्ह जो उस सिक्का पर बना हुआ है, इसलिए इनको आहत सिक्का कहा जाता है। और ये आहत सिक्के उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 100 ईस्वी के आसपास इन सिक्कों का व्यापक प्रचलन था पूरे भारतवर्ष में। आप आहत सिक्कों का फिगर भी देख रहे होंगे। सिक्कों के अलावे आपको वस्तु विनिमय भी होता था, यानी एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु भी लोग खरीदते थे, जमा करते थे। देखिए, आपको ये हम 2500 साल पहले की अभी हम बात कर रहे हैं न, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद और मन ईस्वी शुरू होने से पहले के बीच का हम बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मथुरा नगर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? मथुरा नगर का। ठीक है। मथुरा अभी भी उत्तर प्रदेश के आपको में मिलेगा, है, स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली जो है मथुरा को ही माना जाता है, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है। तो आपको आज से 2500 साल पहले मथुरा जो है एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह नगर जो है यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। इस मथुरा नगर के चारों ओर किलाबंदी की गई थी। यहाँ अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक उस मथुरा नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाण राजाओं की दूसरी राजधानी बनी। कुषाण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह आपको कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों यानी पत्थर के टुकड़ों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान के बारे में वर्णन है आपको इस अभिलेख में। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, ये लोग आपको दान दिया करते थे। देखिए, पुरा स्थलों से आपको कई प्रकार के शिल्प के भी नमूने मिले हैं। शिल्प माने क्या हुआ? शिल्प जैसे बढ़ई का काम, या लकड़ी से वस्तुएं बनाना है, धातु को पीट कर वस्तुएं बनाना है, तो बर्तन बनाना है, तो इसी सब को क्या कहा जाता है? शिल्प कहा जाता है। तो देखिए, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने भी मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है न। यहाँ उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW, ध्यान दीजिएगा, ये NBPW न, नॉर्थ ब्लैक, पी से क्या हो जाएगा, जो भी हो, तो NBPW न उत्तरी काले चमकीले पात्र के लिए संक्षिप्त शब्द है। कह रहा है कि ये एक कठोर
चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला चमकदार काले रंग का पात्र हुआ करता था और इसे बनाने के लिए कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिनके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे की तरह चमक प्रदान करती थी न। ये आपको बातें किसके बारे में है? उत्तरी काले चमके पात्र NBPW में। देखिए इस समय जो है आपको ये तो हो गया बर्तन बनाने वाला, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला शिल्प। इनके अलावे कपड़ों का उत्पादन भी आपको उस समय हुआ करता था। उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण भारत में मदुरै जो है कपड़ा उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र होता था। इस समय आपको जो शिल्पकार, आज का उद्योगपति कह सकते हैं, और व्यापारी होते थे, वे लोग अपने अपने संघ बनाने लगे थे और शिल्पकार और व्यापारियों का जो संघ होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो भी शिल्पकार थे उनको प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना आदि था। ये श्रेणी जो है बैंकर के रूप में भी क्या करती थी? कार्य करती थी। यहाँ पर सूत काटने और बुनने का नियम दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें क्या कहा गया है देख लीजिए। इस देखिए अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की किताब है, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की रचना है, उस अर्थशास्त्र के 7वें अध्याय में उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी के देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुनियों, वेश्याओं यानी खास करके महिलाओं को लगाया जाता था। इन्हें काम के गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता था। हालांकि महिला को जो भी काम करना होता था वो अपने घर में ही करना होता था, मात्र वह दासियों को भेजकर बाहर से सामान मंगा सकती थी। यहाँ पर अरिका मेडू के बारे में वर्णन है। देखिए लगभग 2200 से 1900 साल पहले, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था। पतन माने बंदरगाह जिसको कहते हैं, जहां पर समुद्री नौ जहाज आकर रुकता है, उसी को पतन कहा जाता है। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले आपको अरिका मेडू एक क्या था? पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यह दक्षिण भारत में था, पांडिचेरी में। ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभव गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। तो अरिका मेडू में जो आपको ये साक्ष्य मिले हैं वो यह बताता है
कि उस समय भारत का जो व्यापार था वह यूरोपीय देशों से समुद्री मार्ग के माध्यम से हुआ करता था। न इन बर्तनों पर आपको ब्राह्मी लिपि में लिखा अभिलेख भी मिला है, जो तमीन ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण है बेरीगाचा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नौ चला पाना मुश्किल, मतलब ये जो भी साक्ष्य मिला है वो आपको, बेरीगाजा भी क्या था, आपको समुद्र का नाम था। ठीक है। और इनसे होकर के जो है आयात निर्यात का काम होता था। देखिए, व्यापार और व्यापारी, व्यापार भारत का जो है विदेशों से होता था न। भारत से जो है आपको काला मिर्च रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था, और काली मिर्च का रोमन साम्राज्य में, रोम कहाँ पर है, इटली देश में जो यूरोप में है, वहां पर आपको काली मिर्च की बहुत ही क्या थी, मांग थी। और ये लोग काली मिर्च को काला सोना के नाम से भी क्या करते थे, जान पुकारते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय भी, आज से 2500 साल पहले, 2000 साल पहले भी भारत का व्यापार जो है वह समुद्री रास्तों के माध्यम से यूरोपियन देशों से होता था। ठीक है। और इनके बाद, बहुत लंबा चैप्टर है, या कितना लंबा है थोड़ा सा और, क्योंकि इसको फिर रिव्यू भी करना पड़ेगा। हाँ, समुद्र तटों से लगे राज्य। अब वर्णन किसके बारे में है, समुद्र तटों से लगे राज्यों के बारे में है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, समुद्र का किनारा वाला क्षेत्र है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान जो है यह सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजा के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूबेनदार की चर्चा मिलती है। मूबेनदार एक तमिल शब्द है जिनका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया, मूवेंदार का। किसके किसके लिए, चोल, चेर और पांड, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन कौन, चोल, चेर, पांड, ये आपको शासकों के वंश का नाम है। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता के केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्सा में और दूसरा अंदरूनी हिस्सा में था। एक आपको कावेरी पट्टनम में, जहां चोल का आपको केंद्र था, और दूसरा पांड का राजधानी कहां पर था, मदुरै में न। उस समय जो ये मुखिया होते थे, राजा होते थे, वह नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ठीक है। और ये आपको जन कल्याण के लिए भी काम करते थे। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ठीक है। और इस गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमें उनकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से मिलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक
दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है। अब यहां पर लास्ट में रेशम मार्ग और कुषाण का उल्लेख है। देखिए, कुछ शासक भारत के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क और तोहफा से लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इस कुषाण वंश के शासक का शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी, और फिर यहां से रेशम जो है पश्चिम के रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। चलिए, अब जो है हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को। काफी लंबा यह चैप्टर है। चलिए, बताइए, पहला प्रश्न है, आज से कितने साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था? बताइए। 3000 साल पहले। कितना साल पहले? 3000 साल पहले। दूसरा प्रश्न है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में जानकारी थी? हाँ या नहीं? अरे पागल, सब नहीं थी। सिंधु घाटी वाले को तांबा, टीन, कांसा, बस इसका ज्ञान था। लोहा के बारे में जानकारी आपको 3000 साल का मतलब हुआ 1000 ईस्वी पूर्व, और सैंधव सभ्यता का विकास तो 4700 साल पहले हुआ था ना। तो उस समय लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। अच्छा, अगला प्रश्न है कि उस समय, यानी आज से 3000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं ना, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200-300 ईस्वी तक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 1300 वर्ष, 1200-1300 वर्ष की हम बात कर रहे हैं। उस समय जो है आपको गांवों में प्रायः कितने तरह के लोग रहते थे? बिल्कुल 3 तरह के लोग रहते थे। एक होता था भूस्वामी, बड़े बड़े जमींदार। दूसरा होता था छोटे किसान। तीसरा होता था भूमिहीन मजदूर। तमिल भाषा में बड़े भूस्वामी को बेलल्ला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेलल्ला। और जो छोटे किसान होते थे उनवार कहा जाता था उसको। और जो आपको मजदूर दास होते थे उसको कडेसियार या अदीमई कहा जाता था। अच्छा, आज से 2000 साल पहले उत्तर भारत में जो गांव का प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको ग्राम भोजक कहा जाता था ना। ये ग्राम भोजक
गांव के सबसे बड़े क्या हुआ करते थे? जमींदार होते थे। ग्राम भोजक का पद वंशानुगत होता था। ये आपको कभी कभी राजा जो है इन ग्राम भोजकों को गांव का टैक्स वसूलने का जिम्मेदारी दे दिया करता था। एक तरह से यह गांव पर शासन करता था न। कौन? ग्राम भोजक महोदय। अच्छा, उत्तर भारत में ग्राम भोजक तो हो गया बड़ा जमींदार। उसके बाद उत्तर भारत में गांव में रहने वाले जो छोटे किसान होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति। न देखिए, संगम साहित्य से क्या तात्पर्य है? तो इनका उत्तर होगा, तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। यदि पूछा जाए कि इनको संगम साहित्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय आपको तमिल क्षेत्र में दक्षिण भारत में मदुरै एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। वहां पर आपको तमिल विद्वान जो है एक दूसरे से मिलते थे और अपनी रचनाओं को रखते थे वहां पर। इन विद्वानों के कवियों के संगम में जो रचनाएं आपको संकलित की जाती थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? आपको संगम साहित्य कहा जाता है। अच्छा, आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है। उस समय आपको धातु की चादर या धातु की छोटी गोलियों को काट करके सिक्का तैयार किया जाता था, जिस पर चित्र के रूप में कुछ अंकित रखा रहता था। ये सिक्के जो है वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार होते थे। इन सिक्कों को कौन सा सिक्का कहते हैं? आहत सिक्का। कौन सा सिक्का कहते हैं? आहत सिक्का। ठीक है। अच्छा, 2000 साल पहले जो है उत्तर भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन था? मथुरा। कौन था? मथुरा। जो आपको कुषाण शासकों की दूसरी क्या थी? राजधानी थी। मथुरा जो है धार्मिक केंद्र था और मथुरा में बहुत सारे मंदिर थे। अच्छा, NBPW क्या है? तो उत्तर काले चमके बर्तन। यानी भारत के उत्तरी हिस्सों में उस समय मिट्टी को तपाकर जो कुम्हार होते थे वह एकदम काले रंग का चमकीला पतला पतला बर्तन बनाया करते थे। उसी को क्या कहा जाता है? NBPW कहा जाता है। अच्छा, उस समय आपको जो शिल्पकारों का संगठन होता था, शिल्पकारों और व्यापारियों का, उनको क्या कहा जाता था? उसको श्रेणी कहा जाता था ना। और ये श्रेणी जो है, जो शिल्पकार होते थे उनको प्रशिक्षण देते थे ना, व्यापार पर नियंत्रण रखते थे। यह एक तरह से बैंकर का भी क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है। वाराणसी और उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै शहर जो है आपको
किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? वस्त्र उद्योग के लिए। कपास के सूतों की कटाई कर वस्त्र बनाने के लिए यह फेमस था। अरिकामेडु संगम युग में अरिकामेडु क्या था? तो अरिकामेडु एक पतन या बंदरगाह था जहां पर जहाज आकर के रुकते थे, और उस युग में समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत का जो व्यापार है वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हुआ करता था। बेरी गाजा जो है एक सागर का क्या है, नाम है। उस समय भारत से काला मिर्च बहुत अधिक मात्रा में रोम तक जाता था। काली मिर्च को ये रोम साम्राज्य के लोग क्या कहते थे, या भारत के लिए वह काला मिर्च क्या था? काला सोना। काला सोना, क्योंकि व्यापारियों को वहां पर काली मिर्च बेच करके काफी क्या होता था, मुनाफा होता था, धन मिलता था। अच्छा, समुद्र तट से लगे हुए जो राज्य थे उनके लिए तमिल भाषा में मूबेंदार शब्द का चर्चा है। मूबेंदार का मतलब है तीन शासक। तो ये मूबेंदार शब्द जो है तीन तीन शासकों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यह आपको चोल, चेर और पांड, दक्षिण भारत के ये तीन महत्वपूर्ण राजवंश थे, चोल, चेर और पांड। इसके लिए आपको मूवेंदार शब्द का प्रयोग किया गया है। चोलों की राजधानी कहाँ थी? कावेरी पट्टनम में। और पांड की राजधानी जो है कहाँ थी? मदुरै में थी। पश्चिमी भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ था, और सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उनको दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है ना। कुषाणों का मुख्य राजधानी पेशावर था। दूसरा राजधानी कहाँ था? मथुरा में। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, तमिल में बड़े भूस्वामी को डैश कहते थे? बेलम्मा। क्या कहते थे? बेलम्मा। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय डैश के द्वारा खेती होती थी। तो जो भूमिहीन मजदूर थे न, वो आपको उस पर खेती करते थे। तमीन में हलवाहे को क्या कहा जाता था? उनियार शब्द है, सुरवे में है, देख लीजिएगा। अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते थे। अधिकांश गृहपति छोटे भूस्वामी होते थे। ग्राम भोजक का काम क्या सब था? गांव में टैक्स वसूलना, जमीन पर खेती करवाना, गांव में न्यायाधीश का काम करना, न पुलिसिंग व्यवस्था गांव में बहाल करना, ये सब ग्राम भोजक का क्या था? काम था। रेशम मार्ग का क्या मतलब है? तो जिस मार्ग से भारत और यूरोप के बीच रेशम का व्यापार होता था उसी को रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आया कुछ की नहीं? अब खुद से भी जब चैप्टर को पढ़िएगा तो और समझ में आएगी। कल मैथ वाले लोग तैयार रहिएगा, कल मैथ पढ़ाएंगे ओनली। ठीक।